माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। चलिए अब हम नीट 2020 के फिजिक्स के 11th क्लास में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को आज अपन यहाँ सॉल्व करते हैं और इनका डिटेल सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे लिए। क्वेश्चन क्या दिया है हमको? टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर एंड 0.0099 मीटर। क्या दिया हमको? 9.99 मीटर और दूसरी वैल्यू हमको क्या दी है? 0.0099 मीटर। इन दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है। तो हमको इसका डिफरेंस निकालने की भी जरूरत नहीं है। हम पहले कुछ चीजें देखें। यहां पर पॉइंट के बाद में दो फिगर्स हैं, पॉइंट के बाद में यहां पे दो डिजिट्स हैं। तो हम पहले ऑप्शन देखें कि हमारा जो आंसर आएगा उस आंसर में भी क्या होगा कि पॉइंट के बाद में हमारे पास में दो डिजिट्स होने चाहिए, फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट। तो ऐसा यदि कोई ऑप्शन हो तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं। पहले वाले ऑप्शन में कितना है? 9.980, तीन डिजिट है। दूसरे वाले को यदि हम देखें तो 9.9 यानी सिंगल डिजिट है। तीसरे वाले में चार डिजिट दिखाई दे रहे हैं पॉइंट के बाद में और चौथे वाले ऑप्शन में 9.98 दो डिजिट्स है ना, ऐसा है वो 9.98। तो यही आंसर आने वाला है। आप इसको माइनस भी करके देख सकते हैं। अब इसको कर देते हैं थोड़ा सा, यहां 00 लिखा तो क्या होगा? 10 ये ऐसी वैल्यू आएगी माइनस करने पर। लेकिन हमारे आंसर को हमको क्या करना है? ये दो तो हमने आपको समझाने के लिए लगाए थे यहां पर, लेकिन हमको अपने आंसर क्या करना है कि इन्हीं दो डिजिट पॉइंट के बाद में दो डिजिट में ही इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इतना आंसर आएगा हमारा, ये वाला 9.98। तो इस प्रकार से हमारा फोर्थ वाला आंसर आता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हमारा? फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की डायमेंशन हम निकाल लेते हैं। वैसे हमें याद होना चाहिए स्ट्रेस इक्वल टू होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि जो प्रेशर की डायमेंशन है वही होती है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यानी कि सबको याद रखना चाहिए mL/T-2 अपॉन एरिया मींस L स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? mL⁻⁻1 T⁻⁻2। तो जिसमें भी ये आ रहा हो mL⁻⁻1 T⁻⁻2 वो हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है हमारा है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, यानी लीस्ट काउंट हमको दिया है स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर एंड देयर इज ए 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन हो गए इन सर्कुलर स्केल 50। ठीक है। द पिच ऑफ द, पूछा क्या आपसे? द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच आपको निकालना है। एक्चुअली में पिच क्या होती है? पिच होती है जब हम स्क्रू को एक कंप्लीट रोटेशन कराते हैं तो जितनी डिस्टेंस वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है या बैक करा रहे हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ता है, उसको कहते हैं पिच। तो पिच इज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। अब पिच का लीस्ट काउंट से क्या रिलेशन है थोड़ा देखिए अपन। लीस्ट काउंट इक्वल टू होता है, लीस्ट काउंट को हम एलसी लिख रहे हैं, इक्वल टू होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल। इसको मैं एन से लिख देता हूं यहां पर। ठीक है। तो पिच इक्वल टू क्या होगा? लीस्ट काउंट इंटू एन। लिस्ट काउंट कितना है हमारा?
0.01, नंबर ऑफ डिवीजन कितने, 50। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना आएगा ये 50 और 2 पॉइंट के बाद में डिस्टेंस कितने mm, यानी कि 0.5 mm, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम यहां देखें तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां कहीं बॉल है, उसको हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं u वेलोसिटी से। u की वैल्यू कितनी दी है, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो u हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये। चलिए फिर क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर से नीचे फेंकी हमने। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, यानी यहां कहीं ग्राउंड है, वहां जाके वो हिट कर रही है, कुछ समय बाद में वहां पे हिट करती है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। यहां जब वो हिट कर रही है जाकर, उस समय उसकी वेलोसिटी जिसको v नाम दे रहे हैं वो कितनी है, 80 मीटर पर सेकेंड है। द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट h हमको निकालना है और g की वैल्यू हमको दी हुई क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सा रिलेशन है u v और h में। u v और h में जो रिलेशन होता है वो सबको मालूम है। क्या फॉर्मूला है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। हम डाउनवर्ड वाली क्वांटिटीज को सबको पॉजिटिव सपोज कर ले यदि, तो v स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर 6400 इक्वल टू u स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 प्लस 2। g की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 10 दी है और h हमको फाइंड करना है। सिंपल सा, ये 400 इधर जाएगा तो 6400 में से 400 हटाएंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा 6000 इक्वल टू 20h। ये 0 एंड 0 कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी इससे हमको 600/2 विच इज इक्वल टू 300 मीटर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड वाला आंसर है 300 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, है ना। टावर की हाइट निकाल ली थी आपको, तो टावर की हाइट कितनी आ गई 300 मीटर। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू एंड्स ऑफ मासलेस स्ट्रिंग। तो ये मासलेस स्ट्रिंग हो गई, इसके दो एंड पर यहाँ पे 4 kg, यहाँ पर 6 kg का मास हमारा लटका हुआ है। ये जो स्ट्रिंग है किसमें से पास हो रही है, ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली में से ये पास हो रही है। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आपको निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए अब हमको सिंपल सी बात है, ये 6 kg का मास है, ये 4 kg का मास है, तो डेफिनेटली ये मास नीचे की तरफ जाएगा। मान लीजिए ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये वाला क्या रहेगा, ऊपर की तरफ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में विद द सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इनको कैलकुलेट करते हैं अपन, उनको ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें वेट नीचे की तरफ लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यह आएगा 6g, वेट नीचे की तरफ लगेगा और टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगा। टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगा। इसकी बात करें तो इसमें भी क्या होगा, इसका जो वेट है, वेट कितना हो जाएगा 4g, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगा। इस प्रकार से हमारे ये डायग्राम बन गया। अब हम दोनों पोर्शन के लिए अलग अलग इक्वेशन बना लेते हैं। इस पार्ट के लिए जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका अर्थ है कि नीचे जो लगने वाला फोर्स है 6g, ये ज्यादा होगा और टेंशन T कम होगा। तो इक्वेशन बनेगी हमारी 6g माइनस T इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास है 6 और एक्सेलरेशन माना हमने a। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए क्या होगा कि टेंशन T ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो इसकी इक्वेशन हम बनाएंगे T माइनस 4g इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 4a। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम T को कैंसिल कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस T और प्लस T कैंसिल, तो आपको मिलेगा 6g माइनस 4g यानी 2g इक्वल टू 10a। इससे a की वैल्यू मिल जाएगी आपको g/5।
इस प्रकार से हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते थे। हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते थे एक्सीलरेशन ए का 2 मास सिस्टम में। यदि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो हम फार्मूला क्या लगा सकते थे? हेवियर वाले मास को हमने यदि m1 माना है तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इसमें आपको m1 की वैल्यू 6 और m2 की वैल्यू 4 रखनी है, तो हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी 2 अपॉन 10 जी मीन्स g अपॉन 5। आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स ऑफ 3J न्यूटन, फोर्स F दिया हमको 3J न्यूटन, यानी कि ये y डायरेक्शन में है। ठीक है, एक्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2k, पोजीशन वेक्टर r दिया हमको 2k। टॉर्क निकालना है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? r क्रॉस f। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, r क्रॉस f यानी इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। r मीन्स 2k क्रॉस 3j, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 ये हो गया 6। अब k क्रॉस j आपको याद भी रहना चाहिए, वैसे फिर से क्या आपको बता दे रहे हैं एक बार। यहां पर हम इस टाइप का आप सर्कल से याद रख सकते हैं। यहां कहीं लिख लीजिए i, यहां j, यहां k, ऐसा। तो क्या होता है? i क्रॉस j इक्वल टू k, k क्रॉस i इक्वल टू j होता है, जबकि यहां पे हमको k क्रॉस j निकालना है, तो हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यहां पर आपको लगाना पड़ेगा k क्रॉस j इक्वल टू माइनस आई। तो आपका यहां पे आएगा माइनस आई। कुल मिला के आंसर क्या आएगा? -6i। और यूनिट क्या रहेगी इसकी? न्यूटन। इस पोजीशन वेक्टर है, इसकी यूनिट थी मीटर, तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, नहीं लगेगी न्यूटन मीटर। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है हमारा? इस प्रकार से हमारा -6i वाला यानी फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg। तो 2 पार्टिकल दिए हैं जिनके मास कितने हैं? 5 kg और 10 kg हैं, रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द 2 एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। यानी ये रिजिड रॉड हो गई, इसकी लेंथ कितनी हो गई? 1 मीटर। तो मान लीजिए यहां पर 5 kg का मास है और यहां पर 10 kg का मास है ना? दो मास कैसे हैं? यहां पे अटैच हैं। और ये जो रॉड ही यहां पर जो रॉड दी गई है उसका मास कैसा है? उन्होंने दिया हमको नेग्लिजिबल मास है। आगे क्या है हमारे पास में क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट ए डिस्टेंस ऑफ। आपको क्या दिया है कि 5 kg वाले मास के से कितने डिस्टेंस पे आपका सेंटर ऑफ मास होगा? और ऑप्शन है आपके 67 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास की क्या खासियत होती है आपको पता होना चाहिए कि वो हैवी वाले मास के ज्यादा पास होता है। तो जैसे ये 5 kg है, ये 10 kg है, तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास 10 kg वाले मास के ज्यादा क्लोज होगा। तो जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर बिल्कुल बीचों बीच है, वो तो गलत हो गया। थर्ड जो ऑप्शन है 33 सेंटीमीटर 5 kg से, वो भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये लेंथ मोर देन 50 सेंटीमीटर आने वाली है। अब मोर देन 50 सेंटीमीटर में भी हमारे पास में 2 ऑप्शन दिए, 67 और 80 सेंटीमीटर। तो हम देखें कि जो डिस्टेंस रहती है, यदि मान लो ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस यदि r2 है, तो r1 अपॉन r2 का रेशियो, इसके मास यदि हम m2 लिखते हैं, इसका मास यदि m1 लिखते हैं, तो m2 अपॉन m1 के बराबर होता है। तो कुल मिलाकर हम r1 अपॉन r2 यदि निकालना चाहते हैं तो क्या मिलेगा? r1 अपॉन r2 इक्वल टू m2 मीन्स 10 kg और m1 मीन्स 5 kg। r1 अपॉन r2 की वैल्यू इस प्रकार से 2 आ गई, यानी ये डिस्टेंस डबल होगी, ये डिस्टेंस की जस्ट हाफ होगी। तो यानी मुझको 100 सेंटीमीटर को
3 पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसा यहां से लेके यहां तक यदि 100 है तो एक 1, 2 और 3 पार्ट, तो ये अपना सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है हमको, ये 33, ये 33, ये 33, 99 होता है। तो 33 प्लस 33 यानी ये लगभग 67 से 66 से ज्यादा वाली डिस्टेंस आएगी। तो ऑप्शन जो हमारा दिया है 67 सेंटीमीटर वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसको हम सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। इसको R1 प्लस R2 इन दोनों का टोटल है हमारा 100 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है R1 फाइंड करना है, तो हम R2 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें। तो R2 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, R1/2। तो हम लिख देंगे R1 प्लस R2 की वैल्यू हो गई R1/2 इक्वल टू 100। तो ये हो गया 3R1/2 इक्वल टू 100। यहां लिख देते हैं आगे, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 2/3। तो R1 इक्वल टू आएगा 66.6 सेंटीमीटर, यानी ये लगभग आ गया ये आपका 67 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की सरफेस पे उसका वेट कितना है 72 न्यूटन है। तो हम लिख देते हैं W ऑन द अर्थ सरफेस इज द 72 न्यूटन। What is the gravitational force on it at a height equal to the half the radius of the earth? यानी कि मान लीजिए कि ये अर्थ हो गई आपकी, जिसका सेंटर रेडियस r हो गया, इससे r/2 हाइट पर है, इस हाइट पर h की वैल्यू हम किसके बराबर रख दे रहे हैं, r/2 रख दे रहे हैं। इस हाइट पर उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये हमको निकालना है। तो यहां पर जो हाइट है वो r से कंपेरेबल है, यानी दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम जो फॉर्मूला है g' इक्वल टू जी ब्रैकेट के अंदर 1 - 2h/r वाले फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर h की वैल्यू r के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है, ये तब लगाते हैं हम। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? अब g की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि g मींस हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है Fg, तो वो होता है m इंटू जी होता है। मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो केवल हम स्मॉल g के वेरिएशन की हम बात कर लें। और स्मॉल g का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है Gm/r²। क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ का रिलेशन है। तो यदि हम इस हाइट पर g' वैल्यू लिखते हैं तो g' की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन। इस हाइट पे जो डिस्टेंस होगी r प्लस h का स्क्वायर, और g के लिए वैल्यू यहां लिखेंगे, इनवर्स रिलेशन है तो r²। क्या करना है हमको, h की जगह में हमको r/2 पुट करना है। तो क्या मिलेगा हमको, g' इक्वल टू r² r प्लस r/2 का होल स्क्वायर, r प्लस r/2 का होल स्क्वायर, यानी ये 3/2 r हो गया। इससे मिलेगा हमको g' इक्वल टू r² 3/2 का होल स्क्वायर मीन्स 9/4 r²। कैंसिल करके पूरी वैल्यू मिल जाएगी हमको। यहां लिखते हैं हम g' इक्वल टू 4/9g, ये वैल्यू मिली। यानी इस सरफेस पर या इस हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू की कितनी हो जाएगी, 4/9 टाइम्स हो जाएगी। तो जो वेट है इस हाइट पर क्या हो जाएगा, 72 का 4/9 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आने वाला वो क्या आएगा, 72 इंटू 4/9। सॉल्व करें कितना आएगा, 9 है ना, तो 32 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर है। आंसर कितना है, 32 न्यूटन है इसका आंसर, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ L, यानी वायर की लेंथ हमको L दी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट, यानी एक वायर है ऐसा, इसकी लेंथ कितनी है, L है, यहां से यहां तक की लेंथ L है।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है लिख लेते हैं यहां पर, कैपिटल ए दिया हमको, ठीक है। इस हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट, तो यहां से इसको हैंग करके रखा है। चलिए, द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 when the mass कैपिटल M is suspended from its free end, यानी यदि हम यहां पर कैपिटल M मास को हैंग करते हैं, कैपिटल M मास को हमने यहां पर लटका दिया, तो उसकी लेंथ अब कितनी हो जाती है, न्यू लेंथ हो जाती है L1 हो जाती है, यानी चेंज इन लेंथ कितना हो गया, चेंज इन लेंथ जिसको हम डेल एल से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा L1 माइनस एल हो गया। द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस, तो आपको यंग्स मॉडुलस निकालना है, तो यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो अपन सीधे शॉर्ट में ये लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला है आपका। स्ट्रेस मींस फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स कितना लगेगा इसमें m इंटू जी, ये F हो गया आपका, तो यहां लिख देते हैं फोर्स अपॉन एरिया और ये आएगा डेल एल अपॉन एल। फोर्स की जगह में कितना जाएगा mg अपॉन में एरिया ए, स्ट्रेन यानी डेल एल, डेल एल की वैल्यू कितनी निकाली हमने L1 माइनस एल, और ये वाला एल ऊपर चला जाएगा तो ये एल, तो ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया, y इक्वल टू एम जी एल अपॉन ए L1 माइनस एल, जिसमें दिया हुआ हमारा ऑप्शन होगा, और वो हमें दिया है क्वेश्चन किसमें दिया है, अपॉन में L1 माइनस एल के लिए की ऑप्शन है सेकंड वाला, तो इस तरह से हमारा ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या दिया जिसमें एम जी एल अपॉन ए L1 माइनस एल, ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन वाटर, तो एक कैपिलरी ट्यूब बनाते हैं अपन, सपोज करो एक कैपिलरी ट्यूब है और इसमें जैसे इसको अपन वाटर में इमर्स करेंगे तो इसमें वाटर क्या होगा, कुछ हाइट तक चढ़ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ रेडियस इसकी स्मॉल आर है और इसमें वाटर h हाइट तक ऊपर रेस हुआ है ना, ऐसा अपन समझ लेते हैं। अभी ये इसमें वाटर क्या हुआ है, h हाइट तक राइज हुआ है ना, ये अपन ने सपोज कर लिया। आगे क्या दिया क्वेश्चन, इस कैपिलरी की रेडियस r है और इसमें कितनी हाइट तक ये वाटर रेज हो रहा है, h हाइट तक, है ना। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम, इसमें जो वाटर रेज हो रहा है उसका मास है, मास ऑफ वाटर, ये दिया आपको 5 ग्राम, ठीक है। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r, सेकंड कैपिलरी की रेडियस जो है वो कितनी दी उन्होंने, 2r दी है, उसकी रेडियस कितनी है, 2r है। इमर्ज इन वाटर, द मास ऑफ वाटर विल राइज इन ट्यूब, तो आपको ये बताना है कि सेकंड वाली कैपिलरी ट्यूब में वाटर का मास कितना होगा, मास ऑफ वाटर, इसमें जो वाटर रेस हुआ उसका जो मास है वो 5 ग्राम है, तो आपको बताना है सेकंड कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस यदि 2r है तो उसमें कितना वाटर रेस होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें रेडियस से और हाइट से मास का रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले सबसे पहले इसका मास देखें, तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हम यदि मान लो वाटर की डेंसिटी रो ले रहे हैं तो जितना वाटर चढ़ा है इसका रेस हुआ है, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम हो गया इंटू रो, ये रिलेशन हो गया किसका, मास से रिलेशन हो गया इसका। अब हमें सेकंड वाले की केवल रेडियस दी है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस का रिलेशन किससे निकालेंगे अपन, हाइट से, जब वो रेस होता है तो आपको यह मालूम है कि जब वाटर किसी कैपिलरी ट्यूब में राइस होता है तो उसमें R इंटू एच ये वैल्यू होती है कांस्टेंट,
यानी कि R और H में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं R1H1 इक्वल टू R2H2 लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब पहले वाले का मास यदि m1 है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैं नोटेशन m1 कर देता हूं। m1 इक्वल टू रो कांस्टेंट रहेगा, पाई से मैं R1 और H1 कर देता हूं। सेकंड वाले के लिए मास में लिख दूंगा m2, फॉर्मूला ये लगा दूंगा पाई R2 स्क्वायर H2 रो। m1 हमको गिवन है, m2 फाइंड करना है, तो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या मिल जाएगा हमको, m2 अपॉन m1 इक्वल टू, जैसे ही मैं m2 अपॉन यानी सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, रो से रो कैंसिल होगा, और आपको क्या मिलेगा R2 स्क्वायर H2 अपॉन R1 स्क्वायर और H1, ऐसा मिल जाएगा। और क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले वाली कैपिलरी ट्यूब की हम रेडियस R1 को हम R लिख लेते हैं, और R2 कितना हो जाएगा आपका 2R हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू हम R2 R1 की पुट कर देंगे, और यहां से हम H2 अपॉन H1 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहां से H2 अपॉन H1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, क्योंकि हमको इस फॉर्मूले में H2 अपॉन H1 चाहिए, तो यहां से निकलेगा H2 अपॉन H1 इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, H2 अपॉन H1 इक्वल टू R1 अपॉन R2 वैल्यू मिल गई, यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम। M2 हमको डिटरमाइन करना है, M1 हमको क्वेश्चन में दिया है कितना, 5 ग्राम दिया है ना, M2 कितना है 5 ग्राम। R2 अपॉन R1, R2 की जगह में हमको लिखना है 2R, R1 की जगह में हमको लिखना R इसका स्क्वायर इंटू H2 अपॉन H1 अपॉन H1 यानी R1 अपॉन R1 यानी कि R अपॉन 2R। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, M2 इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो ये R से R कैंसिल, ये R से R कैंसिल, ये 2 2 जा 4 अपॉन 2 यानी 2 में 5 का इंटू करेंगे तो 10 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या आ गया 10 ग्राम। तो जब इसकी सेकंड वाली यदि कैपिलरी ट्यूब इसमें डिप करते हैं, जिसकी रेडियस कितनी है, फर्स्ट वाले की रेडियस की डबल है, तो उसमें जो वाटर रेस होगा उसका मास भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो 10 ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 किलो पास्कल। तो प्रेशर दिया हमको P इक्वल टू 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर T दिया हमको 27 डिग्री सेल्सियस, इसको अपन केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 27 में 273 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 300 केल्विन। ये टेम्परेचर हो गया। आर की वैल्यू दी है आपको, नहीं भी दिए तो वैसे याद होनी चाहिए हमको, 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। क्या निकालना है हमको, इसकी डेंसिटी निकालना है, रो निकालना है, डेंसिटी हमको डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, इससे आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल को अपन क्या कर सकते हैं, एन इक्वल टू अपन कर सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। जो हाइड्रोजन गैस का मास है वो अपॉन मोलर मास। तो हम इसको लिख देंगे पीवी इक्वल टू एम अपॉन एम इंटू आर टी। हमें निकालना है डेंसिटी, तो इस मास को हम डेंसिटी से रिलेट करेंगे। हमको यह भी मालूम है फॉर्मूला कि मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इस m में हम क्या करेंगे, v इंटू रो रखेंगे। तो क्या मिलेगा हमको, pv इक्वल टू वी रो अपॉन m की जगह में हमने क्या रख दिया, वी रो रख दिया, अपॉन में कैपिटल M इंटू आर टी। इससे क्या होगा, ये v और v कैंसिल हो गया। डेंसिटी रो निकालनी है तो रो इक्वल टू जाएगा पी एम अपॉन आर टी। इसमें हम सब वैल्यूज पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमको,
P दिया हमको 249 किलो पास्कल। किलो पास्कल यानी 10 टू द पावर 3 का इंटू कर देते हैं, तो इसको ले देंगे 249 इंटू 10 टू द पावर 3। m हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 ग्राम, तो अपन किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया। अब क्या करना है आपको, r की वैल्यू कितनी दी हमको 8.3, तो यहां रख देते हैं 8.3 इंटू Tn मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया हमको 300 केल्विन, यहां लिख दिया हमने 300। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, 10 टू दी पावर 3 से 10 टू दी पावर -3 कैंसिल हो गया, और हम क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 ऊपर लग गया, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 83 में 3 का इंटू करेंगे तो 249 आता है, तो सीधे 83 इंटू 3 यानी 249 से 249 पूरा कैंसिल होगा, तो आपका आ गया 2/10। 2/10 यानी कि 0.2। डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा फोर्थ वाला आंसर आ गया 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस विथ मोलिकुलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो उसका उन्होंने फॉर्मूला पूछा है मीन फ्री पाथ का, तो इसका तो सीधे सीधे फोर्थ वाला आंसर है 1/√π n/d²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड्स कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2। 2 कॉपर के स्फेयर दिए हैं जिनकी रेडियस हमको कितनी दी है r1 और r2, उसमें रिलेशन दिया है कि r1 इक्वल टू 1.5 r2 है। 2 कॉपर के हैं, मटेरियल सेम हो गया, थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो, उनके टेम्परेचर को 1 केल्विन है ना, टेम्परेचर कितना रेज करना है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट कितना दिया हमको 1 केल्विन इंक्रीज करना है दोनों के टेम्परेचर को। तो उस कंडीशन में जो हीट लग रही है तो हीट का रेशियो क्या होगा, यानी कि आपको Q1/Q2 निकालना है। तो सबसे पहले अपन Q का रिलेशन देखें, हीट का रेडियस या टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, तो आपको सबको फॉर्मूला मालूम है, Q इक्वल टू होता है ms∆T, जहां m इसका मास है, s स्पेसिफिक हीट है और ∆T इंक्रीज इन टेम्परेचर है। तो अब मास का रिलेशन किससे लेना है, अपन को रेडियस से रिलेशन लेकर आना है। अब बॉडी कैसी दी है हमको, वो स्फेरिकल बॉडी दी है, तो फिर वही फॉर्मूला हमारा मास के लिए हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम को लिख देंगे 4/3, लिख देते हैं डायरेक्ट वैल्यू 4/3 पाई, रेडियस मान लो r है तो r3, डेंसिटी रो, स्पेसिफिक हीट s और ∆T मींस चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला हो गया। रिलेशन किससे निकालना हमको, रेडियस से। तो आप देखो फॉर्मूला में 4/3 पाई, डेंसिटी कांस्टेंट है क्योंकि दोनों कॉपर के मटेरियल हैं, स्पेसिफिक हीट और ∆T सब कुछ कांस्टेंट है। तो हमारे पास में केवल एक रिलेशन आता है Q प्रोपोर्शनल टू r3। तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, Q1/Q2 इक्वल टू r1/r2 टू दी पावर 3। तो हमको क्या मिल जाएगा, r1/r2 की वैल्यू कितनी दी है हमको 1.5, तो हम इसको लिख देते हैं r1/r2 की डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 1.5 टू दी पावर 3, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, तो 15/10 यानी कि 5 से कैंसिल, तो 3/2 का क्यूब 27/8। तो जो जिस ऑप्शन में 27/8 है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, तो हमारा इस प्रकार से थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock, contains an ideal gas at a standard temperature and pressure, and B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. थर्मली इंसुलेटेड यानी उसमें हीट का एक्सचेंज प्रोहिबिटेड हो गया, हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन द प्रोसेस, भाई इसमें हीट का एक्सचेंज होगा नहीं क्योंकि कैसी है वो, सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, और प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज प्रोहिबिटेड होता है वैसी होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें हमारा आंसर आएगा कौन सा वाला, फोर्थ वाला एडियाबैटिक प्रोसेस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस इज, हमको बतानी है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए एनर्जी कितनी होती है? आपको पता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी से कि एनर्जी फॉर द पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1/2 kT। के क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो अपन इसको ऐसा लिख दिया। अब कौन सी गैस थी हमको? मोनोएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, तो इसमें 3 का और इंटू हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? 3/2 kT। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया फोर्थ वाला, 3/2 kT। Then next question is the phase difference between the displacement and acceleration of a particle in simple harmonic motion। तो simple harmonic motion में डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में हमको फेस का रिलेशन बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर आएगा पाई रेडियन। कैसे आएगा देखते हैं अपन। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है y = a sin ओमेगा t। वेलोसिटी निकालना हो तो डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या मिल जाएगा हमको? d/dt। a sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन हो गया a sin ओमेगा t का हो गया cos ओमेगा t, और ओमेगा t का यहाँ ओमेगा एक्स्ट्रा आ गया। एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें हम, तो क्या मिल जाएगा हमको? dv/dt से a एसिटी से ओमेगा एसिटी से cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin ओमेगा t, तो ये माइनस आ गया, और sin ओमेगा t, और ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो कुल मिला के एक्सेलरेशन a = होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर y। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? a और y के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 180 डिग्री का है, या पाई रेडियन का डिफरेंस है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए गिटार 2 स्ट्रिंग्स a एंड b मेड ऑफ सेम मटेरियल। तो 2 स्ट्रिंग्स हो गए a और b, कैसे? सेम मटेरियल के बने हुए, आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स 6 हर्ट्ज। तो इनमें जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 6 हर्ट्ज। इसका अर्थ है ए और बी की जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है वो 6 हर्ट्ज का है। व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीजेस, तो क्या कर रहे हैं? बी के टेंशन को डिक्रीज कर रहे हैं, टेंशन इन बी डिक्रीजेस, है ना। द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू 7, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है? इस कंडीशन में अब 7 हो जाती है। पहले कितनी थी? 6 थी, अब कितनी हो गई? 7 हो गई है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितनी है हमारे पास में? 530 हर्ट्ज है। द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, आपको बी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि ए की फ्रीक्वेंसी 530 है तो बी की फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। और इनिशियली क्या है कि उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। तो इसका अर्थ हो गया कि जो बी की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? 530 प्लस 6 और 530 माइनस 6, यानी कि कितनी होगी वो? 536 हर्ट्ज होगी या फिर 524 हर्ट्ज होगी। इन दोनों में से एक आंसर है हमारा। तो ऑप्शन में दिए 536 भी है, 524 भी है, यानी आगे वाली कंडीशन से हमको और सॉल्व करना है। अब क्या किया उन्होंने? टेंशन इन बी डिक्रीजेस, बी की जो टेंशन था उसको डिक्रीज किया है। तो पहले अपन फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखते हैं। न्यू इक्वल टू होता है 1/2L √T/m। बी की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो ऐसा लिख दे रहे हैं। अब देखो कि यदि हम टेंशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। अब यदि ऑप्शन 536 होता और मैं टेंशन को डिक्रीज करता तो वो कितना होता? डिक्रीज होकर 536 से डिक्रीज होती, तो क्या हो जाती वो? या तो 535 होती या 534 होता। इस टाइप से उसमें धीरे धीरे चेंज आता। तब नंबर ऑफ बीट्स कितने हो जाते हैं? ये 530 और 36 में डिफरेंस तो 6 का था, लेकिन अब 530 और 535 के बीच में डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 5 का डिफरेंस होगा, या फिर यहां पर 4 का डिफरेंस होगा। लेकिन हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? यहां पर 7 आ रहा है। वो 7 कैसे पॉसिबल है? कि यदि वो 524 होता है अब इससे भी डिक्रीज होती। वो दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो ये या तो ये। यदि 524 वाले को डिक्रीज करें तो कितना होगा वो? 523, 520,
2 एंड सो ऑन। टेंशन को रिड्यूस करने पे इसकी फ्रीक्वेंसी इस वे में डिक्रीज होती है। तो अब क्या दिखाई दे रहा है, 524 से डिफरेंस, तो 524 से 530 का डिफरेंस तो 6 बीट्स था। 523 यदि हो गया तो कितने का डिफरेंस होगा, 7 डिफरेंस होगा। तो एक्चुअल में 7 हमको कहां से मिल रहा है, ये वाली केस से मिल रहा है। तो हमारा ये ओरिजिनल आंसर कितना हो गया, 524 हर्ट्ज। तो इस प्रकार से जो डी वाला ऑप्शन है या डी वाला आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से हमने नीट 2020 में जो फिजिक्स सब्जेक्ट है 11 क्लास पोर्शन से जो क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।